बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल हैं अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इजरा, वजीर आजम का इफ्तिताई तकरीब से खिताब, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी, मोदी का खिलाई तमाशा गोदी मीडिया ने कारनामा बना दिया। इस पर माहिराना राय देंगे हमारे सीनियर तज्जियाकार रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। आज मैंने इसलिए ब्रेक ली है, पॉज लिया है बीच में कि आप समझें कि मुझे आपका नाम भूल गया है। अच्छा। क्योंकि हमेशा एतराज आता है अमीन हफीज साहब की तरफ से कि मेरा नाम नहीं होगा। मैंने कहा आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों ने बहस करना मुझसे लड़ना छोड़ दिया है। देखिए अभी आप तवज्जो फरमाएं। नहीं, आप लोगों ने मुझसे लड़ना छोड़ा है ना, इसलिए करना चाह रही थी शुमाइला, ये जो खुद ही उसमें फिर आ गया। लेकिन बात ये है नहीं रसी दादा भाई, आप लोग जो हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं ना, इस वजह से आज मैंने दोनों का कोशिश की है कि मैं नाम भूलूं, आप लोग मेरे साथ बहस करें और फिर मैं कहूं कि अच्छा ठीक है, मोबाइल अब काम के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। मोबाइल काम के लिए जी हाँ, खाली सिर्फ बातें ही नहीं करना, देखना नहीं है। अपना मीटर अपनी रीडिंग, ये मोबाइल का इस्तेमाल कितना काम आएगा आप खुद कर सकते हैं, और आम आदमी जो है अब उसको इससे कितना फायदा होगा कि आप अपने मोबाइल से अपनी मीटर की रीडिंग ले लें। हाँ, इस पे तफसीलात ली हैं अमीन हफीज साहब ने, वो इसके हवाले से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, सवाल शिफ्ट हो गया है अमीन साहब। मुतलका हुकाम से बात की है जी। मैं तो ये बताऊंगा कि इसकी नौबत क्यों आई है। नहीं, वो बता रहे हैं ना, मैं उसके बाद आप कर लीजिए पहले, मैं फिर बाद में अर्ज करूंगा। मतलब वसी तर अवामी मफाद की जो बात है, अवाम की अवेयरनेस की बात है, आगाही की बात है, रजी दादा और जवाद फैजी साहब की मुशावरत से कुर्रा अंदाजी अमीन हफीज के नाम निकल आई है। चलिए जी हम बताते हैं, ये जो है ना अपना मीटर अपनी रीडिंग, ये बड़ी जबरदस्त ऐप है और मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और तवानाई के मिनिस्टर जो हैं हमारे अवैस लगारी साहब, ये एक पूरी टीम वर्क बहुत देर से काम कर रही थी। और अब हम आते हैं सादा जुबान में, बाकी डिटेल तो रजी साहब बताएंगे सारी बातें। मैं आम आदमी को समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो अपना मीटर अपनी रीडिंग है, इस ऐप से 2 करोड़ 12 लाख अफराद जो हैं, सार्फिन जो हैं, वो मुस्तफीद होंगे। ये कितनी 2 करोड़ 12 लाख घराने सार्फिन, मतलब घराने हुए ना। मेरे घर में मीटर लगा हुआ है तो भले 10 बंदे हैं, हम रह रहे हैं, तो हम एक सारफ तस्लीम हो रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं कि अपना मीटर अपनी रीडिंग है क्या, आम ज़बान में समझाएं ना, लोगों को समझ आए। शुमाइला चौधरी, मैं और यहाँ पर सिट्टे भेज रहा हूँ, लोगों को फायदा होगा, आपने ये कहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया इतने लोगों को फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा? देखें, मैं अमीन हफीज हूँ, मेरे घर मीटर लगा हुआ है, मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ, वापडा को जितनी इस्तेमाल करता हूँ बिल देता हूँ। मुझे गिला क्या है? मुझे गिला ये है कि जो एक मुकर्रर डेट होती है जिस पर मीटर रीडर ने आके मीटर की रीडिंग लेनी होती है, हर महीने एक मखसूस डेट, हर जो एरिया है वापडा का, उसका मतलब कि अब तो है लेस्को है, फेस्को है, हर एक अलग अलग है। अच्छा, वो जो मुकर्रर डेट पे उसने रीडिंग लेनी है वो नहीं लेता था। मेरा गिला ये है, और मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने अपने आप को, अपनी बीवी को, बच्चों को समझा के बिजली का इस्तेमाल महदूद किया है कि गर्मियों के दिन है, बिजली 200 से ऊपर जाती है, 200 यूनिट से, तो एक मिसाल है कि अगर बिल 2000 रुपये आता है 200 यूनिट तक, तो जैसे ही 201 यूनिट होता है तो बिल बहुत ऊपर 7-8 हजार रुपये चला जाता है। बता देता हूँ, 4000 मीटर आता है, 4000 बिल आता है 200 यूनिट तक। हाँ। और जैसे ही 201 होता है तो बिल 8000 हो जाता है। अच्छा, अब मुझे शिकायत क्या है कि मेरा मीटर रीडर देर से मुकर्ररा डेट पर नहीं आता, देर से आता है और उस वक्त रीडिंग लेता है जब मेरे मीटर पर रीडिंग ज्यादा होगी होती है। और वो ऐसा इसलिए करता है कि उसको रेवेन्यू का टारगेट पूरा करना है। वो मुझे अगली कैटेगरी में डाल के सरकार को ये दिखा देता है कि जनाब यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। अच्छा, अब हाँ, ये मतलब ये सारी मैंने कहा मैं साथ-साथ वजाहत करता था। मीटर रीडर की एक बदमाशी है या वापडा हुकाम का जो एक प्रॉब्लम होता है, इधर से चोरी करवाई,
इधर से चोरी की, जो भी हुआ और मैंने ये की। चोरी जेड़ी है ना अमीन हफीज पे पा देती। अच्छा, वो आम सारफ के ऊपर डाली जाती है। और वो मीटर रीडर ही नहीं, मीटर रीडर तो एक सिंबल है ना वापडा का, जो घर घर जाके मीटर, उसके पीछे पूरी चेन है। अच्छा, वो बहरहाल जो भी होता था, अब प्राइम मिनिस्टर ने ये क्या किया है, अपना मीटर, अपनी रीडिंग, सारफ को ये इख्तियार दे दिया कि वो अपने इलाके में मालूम कर ले कि मेरे इलाके में मुकर्ररा डेट मीटर रीडिंग की क्या है। अच्छा, अब वो उस डेट पे ये ऐप डाउनलोड कर सकता है अपने इस मोबाइल के ऊपर। डाउनलोड करने के बाद वो इसके ऊपर अपना जो बिजली के बिल के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, मेरे मीटर पर भी आता है, आपके बिल पर भी आता है, वो मैं ऐप के ऊपर रेफरेंस नंबर लिखूंगा ताकि वापडा को पता चल जाए कि ये अमीन हफीज का बिल है। और साथ ही उस दिन जो मेरे इलाके में मीटर रीडिंग की डेट है, सेम उस डेट को मैं अपने मीटर की फोटो उतारूंगा कि आज के दिन इतने बजे मेरी इतनी रीडिंग है। मैं वो करके अपने मुतलका डेस्को ऑफिस जो है उसको मैं सेंड कर दूंगा। एक मेरी उधर चली गई, एक मीटर रीडर का काम खत्म नहीं हुआ। मीटर रीडिंग ने भी, रीडर ने अपनी वो फोटो उतार के भेज दी। अब जो सिस्टम है, जो ऐप बनाई गई है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शफाफियत का जिसको नाम दिया है, जिसमें करप्शन का हाथ में आम आदमी के लिए सहूलत है, उधर सिस्टम के ऊपर दोनों की पिक्चर्स आ जाएंगी। एक मीटर रीडर ने जो मीटर की फोटो ली है, एक सारफ ने जो फोटो ली है, देखा यह जाएगा कि मुकर्ररा डेट पर किसने रीडिंग ली है। अच्छा, अगर दोनों ने मुकर्ररा डेट पर रीडिंग ली है, जिसकी रीडिंग कम है वो सारफ की है या वो मीटर रीडर की है, सारफ को एज दिया जाएगा कि जिसकी रीडिंग कम है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अकॉर्डिंगली बिल कंप्यूटराइज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चला जाएगा, वहां बिल बनेगा, आएगा। अब जब बिल मेरे पास आएगा और रीडिंग की तस्वीर मेरे वाली होगी, हाय 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 हाय, मुझे कोई शक नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये है प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव। आम आदमी ये को बहुत बड़ा काम है। अच्छा, 2013 में मैं अब आपसे क्वेश्चन कर लूं ना, 2013 में जब मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान मिला तो मुल्क पूरा जो था वो अंधेरों में डूबा हुआ था। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने मुल्क को अंधेरों से निकाला। अब दोबारा जब मुल्क मिला तो अब बिजली के बिलों की भरमार थी, हर बंदे को यही गिला था, अवाम का गिला था, मीटर इतने ज्यादा ओवर बिलिंग हो रही थी। अब ये जो क्रेडिट है, ये जो अमीन साहब ने बड़े डिटेल में बताया, इससे कितना फायदा होगा और ये क्रेडिट भी इसी गवर्नमेंट को मिला। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजली की कीमतों और स्लैब सिस्टम के हवाले से लोग ख्यालात का इजहार करते हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ जितने भी बिजली के कारखाने लगे हुए हैं, उनमें से 40% जो है वो चाइनीज़ के हैं, ठीक है, 45% हुकूमत पाकिस्तान के हैं, सही, और 15% पाकिस्तान के अंदर निजी शोबे ने लगाया हुआ है। ठीक, ये कंपोजिशन मैंने कहा मैं अर्ज कर दूं। तो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो इसी हवाले से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो 15% की तो हम अच्छी भली बैशिंग करते रहते हैं, हमारा मीडिया करता रहता है, ये बाकी 85% वालों को कोई नहीं पूछता। लेकिन ये जो इस वक्त बिजली है ना महंगी, इसकी एक बुनियादी वजह है क्या कि हुकूमत ने जब LNG और RLNG के ऊपर यूनिट लगाए तो हम जैसों ने जाके उनसे कहा कि आपकी मत मारी गई है, इतने महंगे फ्यूल के ऊपर आप ये लगा रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि 2024 के अंदर 2023 के अंदर हमारा मुकम्मल होने जा रहा है दयामीर भाषा डैम, ओके, और 2025 में मुकम्मल हो जाएगा दासू डैम। ठीक, दयामीर भाषा डैम में बनेगी तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली, और दासू के ऊपर बनेगी 4500 मेगावाट बिजली। जब ये तकरीबन 9500 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी तो ये महंगे वाली बिजली उसके साथ हम मिक्स करके सब्सिडाइज कर देंगे, और बिजली का यूनिट किसी भी शक्ल में आम कंज्यूमर के लिए 30 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। आज जब मेरा बिजली का बिल कंजम्पशन 1000 वाट से क्रॉस करती है, और मेरी करती है, ठीक है, तो मेरा बिल जो है वो तकरीबन 70,000 रुपया क्रॉस कर जाता है, 72,000 रुपये होता है। यानी मुझे एक यूनिट 70 से 72 रुपए का पड़ता है। ठीक, आप यूं कर लीजिए। ठीक है।
चलिए हम उसको एट एन एवरेज कर लेते हैं, 60 रुपए का यूनिट पड़ जाता है। ठीक है। तो फिर मैं असल में यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी मेरी कर बात देना, मुकम्मल हो जाने दे, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे, वरना गलतफहमी होएगी। मैं फिर उन हुकाम के पास गया, मैंने कहा कि भाईजान आपने तो कहा था 30 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये 60 रुपए 70 रुपए मुझे पड़ रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो फंड्स हम रिलीज करते थे द्यामीर के लिए या दासू के लिए, वो वहां की सूबाई हुकूमतों के पास जाते थे, क्योंकि उन्होंने लोकल लोगों को लैंड की एक्विजिशन के बदले देने थे, या जो लोग डिसलोकेट हो रहे थे उनको देने थे, कंपनसेशन देनी थी। वो उसे 2-2, 3-3 साल रख के बैंकों में बैठे रहते थे। मुझे याद है कि इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया था जब खटक साहब वहां के वजीर आला थे, कि अगर पैसे वफाक ने जारी कर दिए तो आप आगे मुतासरीन को जारी क्यों नहीं करते। वो कहते जी वो 2 से 3 साल का डिले आ गया उनकी इस नाहली के बायस, जिसके बायस ये दोनों प्रोजेक्ट 27 और 28 में ऑपरेशनल होंगे, दासू और द्यामीर भाषा डैम। और जैसे ही वो ऑपरेशनल होंगे आपकी बिजली के अंदर कमी आएगी। उससे पहले ये छोटे छोटे इकदाम होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बिजली में जो बड़ी कमी आएगी जिसमें बिजली की कीमतें आधी रह जाएंगी, वो 27 और 28 में, जब ये 2 मेगा प्रोजेक्ट। और इस बात को आप दाद दीजिए कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने आते ही इन दोनों प्रोजेक्ट को तरजीह दी है, इनके लिए फंड्स अवेलेबल किए हैं, हत्ता कि चाइना से लोन लेके इनके लिए फंड्स अवेलेबल किए गए, और 24 घंटे इनके ऊपर काम हो रहा है। 2 शिफ्टों में काम होता है इन दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, फिर एक इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट होती है। और इस वक्त वो सारी लेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हो सकता है कि ये 26 के आखिर में ही ऑपरेशनल हो जाए, हो सकता है कि 28 वाला 27 में ही हो जाए, लेकिन हम आपको जो है वो कंजर्वेटिव डेट बता रहे हैं कि 27 और 28 में ये होंगे। तो तब ये बिजली जो होगी इसका ये वाला ख़त्म होना है, क्योंकि जो महंगी बिजली बनाने वाले अदारे हमने लगाए थे और जो सस्ते, वो तो चल गए और वो खड़े भी हो गए और उनके कैपेसिटी चार्जेस भी ड्यू हो गए। ये जो सस्ती बिजली वाले थे ना, जिन्होंने साल के 12 महीने, द्यामीर भाषा डैम ने साल के 12 महीने बिजली देनी है। ये जवाद फैजी से पूछे, ये माइक पकड़ के वहां पे गया था उसका करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। आप माइक पकड़ के किसी के अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था। 2-3 बातें शुक्र है कि रजी साहब ने खुद ही मुझे मौका दे दिया, वरना मैं न को खिंच लेना सी। लिहाजा मसला ये है कि अभी ये द्यामीर भाषा डैम की बात हुई, मैं चिल्लास में मौजूद था। बल्कि मैं पहले तो आप लोगों को ये एक महसूस कराना चाहूंगा कि मेरे साथ जो कैमरामैन था ना, वो रजी साहब और अमीन हफीज साहब और शुमाइला, वो हम ना चिल्लास में खड़े थे और जहाँ पे ठहरे हुए थे ना, वहाँ दूर एक पहाड़ पे निशान लगा हुआ था कि ये पूरा इलाका डैम का हिस्सा होगा और पानी वहां तक होगा। उस सारी रात मेरा कैमरामैन सुता ही नहीं, वो बार बार उठ जाए कि मुझे लगता है मैं पानी के अंदर लेटा हुआ हूँ। ये भी उस प्रोग्राम का हिस्सा रहा। अच्छा, अगली बात ये कि रजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो हमने प्लान बनाया था, अगर हमारी ब्रेकें ना लगती और ना लगवाई जाती और ना इन प्रोजेक्ट्स को रोका या स्लो किया जाता। अभी रजी साहब ने बड़ी टेक्निकली बात की है कि 2 शिफ्ट्स है। रजी साहब वहाँ पे एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक मिड शिफ्ट है, क्योंकि इलाका ऐसा है। और नाइट में वो काम हो सकते हैं जो वहाँ पे किए जा सकते हैं, तमाम मजदूरों को उस पर नहीं लगाया जा सकता। ये टेक्निकलिटी है उन प्रोजेक्ट्स की। अगली बात ये मैं करूंगा, देखिए शुमाइला, आपने बात की कि 2013 में जब मुल्क डूबा हुआ था, बिजली नहीं थी, अंधेरों में था और दहशतगर्दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी उसमें मौजूद था जब उस वक्त के वजीर आजम जनाब मियां नवाज शरीफ ने पहली ब्रीफिंग दी थी, तो मैं भी उसमें शरीक था। और उसमें उनके 2 ही अहदाफ थे, 2 ही पॉइंट्स थे। वो ये थे कि एक तो दहशतगर्दी का खात्मा और दूसरा ये जो तवानाई का मामला है, ये जो बिजली का बहरान है, इसके हवाले से काम करने हैं। और इसीलिए रजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे जब जाना पड़ा दूर दराज इलाकों में और कई घंटों का सफर करके दुश्वार गुजार, वो इसीलिए था कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। अल्लाह करे कि मजमूई तौर पे भी हमारा मीडिया ऐसी डेवलपमेंट दिखाना शुरू कर दे। तीसरी बात ये कि आपने जो भी बात की ना, ये देखिए बिजली का जिक्र क्यों आता है,
टेक्निकली तो बहुत कुछ अमीन हफीज साहब ने, रजी साहब ने बयान कर दिया, लेकिन ये बिजली का जो इश्यू बनता है ना, वो इसलिए बनता है कि आलू कल भी लैन गए सन रजी साहब थे, अमीन हफीज साहब, प्याज भी खा के आए ने, गंडे भी खा आए ने, लेकिन उसमें फर्क नहीं लगता हमें कि 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे। लेकिन जब कोई बिल आता है ना और उस पर जब कोई अमाउंट होती है तो उस वक्त जान निकलती है कि ओए होए होए होए, मैं अब अमीन हफीज साहब की नजर उतारूंगा। करना चाहूंगी, सलमान गनी साहब हमेशा कहते हैं कि जब भारी भारी बिल आते हैं ना तो लोगों की बिजली नहीं दिल जलते हैं। मेरा ख्याल है अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुश नहीं कर दिया आवाम को। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब बिल आता है ना तो फिर दिल नहीं रहता, हार्ट अटैक ही हो जाता है। लिहाजा ये वो कोशिश है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि आप कोई मशरूब लेने चले गए हैं, कोई छोटी सी चीज ले ली है, सब्जी ले ली है, टमाटर ले लिए, प्याज ले लिए, उसमें 10-15 रुपए की ऊंच नीच पे भी गुफ्तगू हो सकती है कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जिले और तहसील लेवल पे काम है। लेकिन जब बिल आता है किसी भी सारिफ को, जो अमीन हफीज कह रहे थे, और खानदान को, जो मेरे नाल दा बंदा भी बच्चों को डांटन लग पैदा, ओए लाइट क्यों ऑन है, पंखा क्यों नहीं बंद किया, क्या तुम चेयरमैन वापडा के बेटे हो। लिहाजा वो जब हम आम मरा गुफ्तगू करते हैं ना, उसमें यह है कि बिल हमें वो खास तौर पे एक ऐसी अमाउंट जो वक्त पे अदा भी करनी है। तो आज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के सामने जनाब सरदार अवैस लगारी ने ये बात कही कि वही बात है कि 200 यूनिट का 201 या 205 हो गया तो किसी की वजह से हो गया, तो क्यों अरबों रुपए का वो हम नुकसान जो है अपनी नाअहली वो आवाम से नहीं। तो इस लिहाज से मैं अभी बात कर रहा था, नेशनल प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे पास, दीगर जो है वो अखबारात के चैनल्स के और जो फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनके लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा शुक्र है यार कि कम से कम हम खुद उस मुकर्ररा डेट पे तस्वीर ऐप के जरिए, और देखें ये बड़ी बातें हो गई, ऐप का मतलब ये नहीं है कि ऐप आपने फोटो ला ली 3 दिन पहले और 3 दिन पहले तस्वीर बनाई हुई आप भेज देंगे, नहीं, ऐप का मतलब ये है कि आप उसमें इन होंगे, ऑन टाइम होंगे, ऑन रिकॉर्ड होंगे, और वो हर चीज हर बंदे तक पहुंच जाएगी, मुतलका इदारों तक, कि आपने ये बनाई कब है। और दूसरी बात जो मीटर रीडर की अहमियत भी साथ साथ है वो यही है कि क्रॉस चेक है, वरना तो हम रमजान में भी जखीरा अंदोजियां करना बंद नहीं करते। शुमाइला, मैं यहाँ एक और बात क्लियर कर दूं, जो हमेशा मैं आम सारफ के तौर पे मेरी शिकायत ही होती है, आम आदमी की भी यही शिकायत होती है, जलसे जुलूस भी निकलते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े भी इसी बुनियाद पे होती हैं। किस बुनियाद पे होती हैं? ओवर बिलिंग होती है। आज सरदार अवैस लगारी जो तवानाई के वजीर हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तस्लीम किया है, क्या तस्लीम किया है कि 110 अरब रुपए की ओवर बिलिंग हुई थी और हमने रिटर्न की वो रकम सार्फिन को। मतलब ये कि ये जो वापडा है 110 अरब रुपए की उसने ओवर बिलिंग की, ये वही बिलिंग है जिस पर आवाम तड़पते हैं। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शफाफियत के नाम पे अपना मीटर, अपनी रीडिंग के नाम पर अभी दरवाजा बंद कर दिया है। एक बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कही है, दुख के साथ कही है, कि बिजली के हवाले से उनका बड़ा परेशानी उनको है। क्या है कि 500 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है। उन्होंने कहा कि तवानाई के डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि वो इसको किस तरह आने वाले दिनों में इस पर काबू पाएंगे, कि आज भी सालाना 500 अरब की बिजली चोरी होती है और खाते में कौन आता है? आप और मैं। अच्छा, अब इसमें एक और अच्छी बात, 2810 मेगावाट के 30 जून तक जो है वो सोलर भी लग चुके हैं घरों में। 2810 मेगावाट थोड़े नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा ना कि हमारे पास बिजली ज्यादा हो गई है, डिमांड कम है, लेकिन उन्होंने कहा हम सोलर सिस्टम की हौसला शिकनी नहीं करेंगे, उनसे प्यार मोहब्बत वाला हाय 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 रिश्ता बरकरार रहेगा, उसको प्रमोट करेंगे, ताकि ये जो शमसी तवानाई है, सोलर सिस्टम से जो बिजली हम हासिल करते हैं, आम आदमी जो अफोर्ड कर सकता है वो ये सोलर सिस्टम लगाए। रजी दादा, बलोचिस्तान पे आते हैं जी। बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो दहशतगर्दों से अभी भी लड़ाई चल रही है हमारी, ठीक है। जाफर एक्सप्रेस हो या कोई भी फौजी ऑपरेशन हो, दहशतगर्द कभी हम जाने नहीं देते, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो 7 लाख अफवाज के होते हुए सिर्फ 2 दहशतगर्द जाते हैं, 26 अफराद को मारते हैं उनकी मौजूदगी में,
और सेफली वापस भी चले जाते हैं। क्या अकल काम करती है? 2 बंदे अभी तक 7 लाख। पहले उन्होंने 4 कहे थे, आपने 2 कर दिए। चलिए जितने नहीं, मर्जी 2 कर ही लें, ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पता ही नहीं। 4 कर लें। हाँ, 7 लाख पता ही और नहीं 4 चला। फिर भी क्या है। और ये बुनियादी तौर पे भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अकल ही नहीं मानती। इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस वक्त भी उन्होंने करने की कोशिश की है। एक यात्रा चल रही है इस वक्त, आपने हमें पहले भी बताया। हाँ, एक यात्रा चल रही है और वहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं उसमें मूव कर रहे हैं। तो 40,000 के करीब उन्होंने पैरामिलिट्री और फौज के रेगुलर जवान जो हैं वो उनकी हिफाजत के लिए अपॉइंट किए हुए हैं, अंडर द प्रीटेक्स्ट कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर नाम नेहाद वो इधर जंगलों में छुपे हुए हैं। अच्छा, तो और ड्रोन भी हैं। मेरा मतलब है कि सैकड़ों ड्रोन हैं जो फिजा में हमा वक्त बुलंद रहते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें बेइज्जती किसकी है वैसे? देखिए, बेइज्जती या इज्जत वाली बात नहीं है। पूरा 7 लाख उनकी वो फौज को पूरा क्या बोलते हैं, अमन सेना। हमसाए वाला अगर हम करें तो आप जब मार खा बैठे हैं और आपको अपनी कैपेसिटी का पता चल खा गया है, बैठे नहीं है, आप खाते जा रहे हैं, आप बेइज्जत होते जा रहे मार फेंट पड़ हैं। ये गई है। सिलसिला अब बिल्कुल नहीं रुका ना, हम रोकेंगे। अब उन्होंने बेसिकली जो बिहार के इलेक्शन है जो कि नवंबर में होने हैं, नवंबर तक उन्होंने यही कहते रहना है कि हमने संदूर जो है ऑपरेशन संदूर का फेज 2 जारी रखा हुआ है। हमने ऑपरेशन संदूर का फेज 2 जारी रखा हुआ है और उन्होंने इस तरह का रखना है ताकि फेज वो 2 हो गया। वो जो बिजती पड़ी है ना, बिजती हुई है ना, है आहा जी साड़ी बिजती हुई, ठीक है, वो बिजती जो हुई है। नहीं, संदूर का फेज 2 मतलब दूसरी बार संदूर लगाना है, सेकंड जन्म है, पता 7 नहीं पूरे सेकंड करने। जन्म है कि क्या है। अगर वो ये कह लें कि ऑपरेशन संदूर खत्म हो गया है तो फिर लोग कहेंगे अच्छा फिर कितने गिरे आपके तैयारे, तो वो ये तो कितने बताना आदमी थे। वो तो ये बताना नहीं चाहते ना। वो कहते नहीं अभी ऑपरेशन जारी है, अभी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने अपने राज चीफ को हटा दिया है ना अहली की बुनियाद के ऊपर। हटाया मतलब को उसकी रिटायरमेंट करीब थी, उसको एक्सटेंशन नहीं दी। और जो नया बदबूदार शख्स अपॉइंट किया है वो एंटी पाकिस्तान के हवाले से बहुत मारूफ आदमी है, एंटी पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान में जितने कवर्ट ऑपरेशन हैं वो उनका ऑपरेटर रह चुका है। तो इसलिए प्योरली पाकिस्तान स्पेसिफिक और एंटी पाकिस्तान माइंडसेट के बंदे को इस ओहदे पे लेके आना, ये भी इट स्पीक्स वॉल्यूम कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देंगे। लेकिन जहां से आपने बात शुरू की थी, मैं बलूचिस्तान की तरफ पलटना जा रहा हूँ। एग्जैक्टली, बलूचिस्तान। जो ईरान इसराइल जंग के अंदर जो भारतीय ईरान में पकड़े गए, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिली वहां के हुकाम को और उन्होंने हमारे साथ शेयर की, उनकी बुनियाद के ऊपर इस ईरान इसराइल जंग बाद में खड़ी हुई थी, ख़त्म हुई थी। हमारे जो फोर्सेस हैं उन्होंने पहले ऑपरेशन करके तो यहाँ पे जो भारत का बलूचिस्तान के अंदर था, फितनतुल हिंदुस्तान का जितना भी नेटवर्क था उसको अपरूट कर दिया था। ठीक है, अब वो बलूचिस्तान में तो हमने एक दफा उस फितने को जड़ से उखाड़ फेंका, उसके ग्रास रूट लेवल तक जितने भी कनेक्टिविटी थी वो कर दी है। अब उसकी छोटी छोटी जो चिंगारियां नहीं होती, छोटी छोटी जो राख में दबी रह जाती हैं, वो है जिसकी बुनियाद के ऊपर फितनतुल ख्वारिज जो था उसको एक्टिवेट किया गया। कल हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं एक खुदकुश बमबार के अंदर, एक खुदकुश हमले के अंदर। मोटरसाइकिल के ऊपर एक 13 जवान थे, 14 उनके मारे हमने। वो तो बाद में हमने किए ना, लेकिन यार हमारा एक जवान भी बहुत कीमती, उस पे इन जैसे लाखों कुर्बान। ठीक है ना, तो वो जो हुआ है वो बुनियादी तौर पे भारत का चूंकि पूरा नेटवर्क बलूचिस्तान से अपरूट हो गया तो उसने फिर उधर ज्यादा मसाला डाल दिया कि वो जो फितनतुल हिंदुस्तान है। क्योंकि इस वक्त तक जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी इस बात को जो है इसके ऊपर हैरत का इजहार कर रही है कि ये क्या हो गया है, ये लोग कहाँ से आए थे। और अफगानिस्तान से जो बेशतर लोग इस पूरे के अंदर यूज हुए ट्रेस कर लिया गया जी। उनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो पहले पाकिस्तान से उधर गए थे। ठीक है, वो अफगान नेशनल नहीं है, तो वो जो इधर से जाने वाले वापसी पे इधर इस्तेमाल हुए हैं उनका भी सुराग लगाया जा रहा है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने मुख्तलिफ जिम्मेदारान से बात की तो अभी इसका जो जवाब जाएगा
इंशाल्लाह केपी नहीं, हम जवाब देंगे और बलूचिस्तान KPK में से भी ऑपरेशन फिर रजीदा हिंदुस्तान की इसका uprooting इसका होगी। जवाब होगा और फैसला कौन जवाब होगा ये तो बड़ी क्लियर बात है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन सैनिटाइजेशन जारी है, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके इस पे बात करते हैं। स्टे विद अस। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और पलस्तर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन निचली मंजिल से कीमती अशिया खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक। रज़ी दादा, बल्कि अमीन साहब, रज़ी दादा की बात कंप्लीट होगी, अमीन साहब की तरफ आते हैं कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन सैनिटाइजेशन अभी जारी है, जिसमें 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं वो हिलाक और 2 गिरफ्तार कर लिए हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन की कामयाबी क्या ख्याल है आपका, किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, ये जो अच्छा, ये मारे भी जाते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं। नलायक लोग हैं ना, बहुत। इनको ना काम आता है ना और इन्होंने ये काम इनके सीखा है। मैक्सिमम लाइक लोग होते हैं जो ये इस तरह से भेजते हैं दहशतगर्दी के मैं लिए। आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों हमने एक इंडियन फिल्म देखी थी। उस इंडियन फिल्म में यही था कि जिसमें वो अपनी तो सुपर वीएन दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े ये लोग अपनी हैं। ख्वाहिशें फिल्मों में ही पूरी करते हैं। ये फिल्मों में भी उन्होंने एक सीन ऐसे ही दिखाया था कि जनाब यूं एक कानवाई जा रहा है फौज का, और उसके अंदर जो है ना वो जो दहशतगर्द हैं वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं बारूद से भरी हुई, और ब्लास्ट होती है और ये नुकसान होता है। सेम सीन उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जिला, ये जो शुमाली वजीरिस्तान है और इसमें मीर अली जो इलाका है, वहाँ पर इन्होंने ये किया कि फौज पाकिस्तान का एक काफिला जा रहा है और उसमें बारूद से भरी हुई ये एक गाड़ी उनके करीब लाकर उसने खुद कुछ ये हमला किया है, जिससे हमारे 13 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और उसमें 2 बच्चे और एक खतून यानी कि 3 सिविलियन वो भी इसका मुतासिर हुए हैं, जख्मी हुए। उस इलाके में मकान जो थे ना वो भी गिर गए, वहां पे उनकी फैमिलियां भी। मतलब आप जरा अंदाजा लगाएं कि इस तरह की जो भारत जो है, मतलब अब तो हमारा फील्ड मार्शल जो है ना वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इस खित्ते में होने वाली हर दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान और उनका वजीर आजम मोदी जो है ना वो अहम किरदार अदा कर रहा है। अच्छा खासा पाकिस्तान की काविशों से, प्यार मोहब्बत की बात से, बाहमी अफाम तफहीम से, मुज़ाकरात से हम चाहते हैं कि अमन हो, और हम अमन की तरफ जैसे ही कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, भारत कोई ना कोई ऐसा वो शोशा छोड़ देता है जिससे वो जो अमन का रास्ता है वो उस पर फिर वो दहशतगर्दी हावी हो जाती है। लेकिन हमारी फौज ने फिर ऐलान कर दिया है कि ये जो उन्होंने 13 हमारे जवानों को शहीद किया है, बदले में उसी वक्त खारजी जो थे फितरतुल ख्वारिज, फितरतुल हिंदुस्तान, उनके 14 यानी कि एक बंदा ज्यादा 14 बंदे मार दिए और मारेंगे। और आज जो आप देखें दक्की के इलाके में जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 2 जो है दुक्की मैं प्रोनाउंसिएशन शायद जो भी करना पा रहा हूं, ये बलूचिस्तान का ये दुक्की है या दक्की है, ठीक है। वहां पर ये ऑपरेशन किया है। 2 जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया, जहन्नम हासिल कर दिया गया, 2 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब इतने नलायक हैं कि इनको कार्रवाई भी नहीं करनी है। ये फिल्मों में तो बड़ी अच्छी कार्रवाई दिखाते हैं, अमली जिंदगी में नहीं। और अब आने वाले दिनों में
हिंदुस्तान देखेगा। ये बिल्कुल हम जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं कि हम धमकी नहीं लगा रहे, हम गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, जी। हम ये कह रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी का एक वाकया अपनी सरपरस्ती में किया है, अब उसका जवाब लें। फैजी साहब, जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं अब वो कई और पकड़ाएंगे, फायदा हो गया है हमारा। फील्ड मार्शल साहब ने वाज़ेह कहा है कि किसी भी पाकिस्तान का खून रायगा नहीं जाएगा, जवाब फैसला कुन भी होगा और फौरी भी दिया जाएगा। देखिए, जवाब तो देना भी चाहिए और देंगे हम, लेकिन ये जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है ना इस वक्त, वो पहलगाम से शुरू होती है और आज तक आती है। और बलूचिस्तान में वो अभी मेरे भाई दिक्की या दुखी कह रहे थे, हमें चूंकि इन इलाकों का पता नहीं है, लिहाजा इसको जिस तरह भी कह लीजिए, मगर मसला ये है कि जो 2 दहशतगर्द हमने जिंदा हालत में पकड़े हैं ना, असल में हमने इनके जरिए बहुत आगे बढ़ना है, इसके जरिए बहुत आगे जाना है। और यही वो स्ट्रेटजी है जो आवाम को भी समझनी चाहिए कि सिर्फ हर वक्त हमले का जवाब हमला नहीं है, उसकी स्ट्रेटजी बनाना है, उसको देखना है, पूरी दुनिया को बताना है, सफारतकारी करनी है, सबूत और शवाहद पेश करने हैं और सबूत और शवाहद मांगने भी हैं। जिस तरह हमने पहलगाम वाक़े पे आज तक ये सबूत और शवाहद मांगे हैं, आज भी हम उस पे खड़े हैं कि आइए सबूत दीजिए, तहकीकात कीजिए। लिहाजा देखिए, बलूचिस्तान में ही क्यों, असल सवाल ये है शुमाइला, देखिए आप हमारे खुजदार में बच्चे शहीद कर देते हैं, आप मस्तूंग में जो है वो मजदूरों को बस को बम धमाके से उड़ा देते हैं, आप जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने पे इंडिया के अंदर पूरा सेट लग जाता है। और हमें जब नहीं पता चला था कि इस वक्त बलूचिस्तान में और जाफर एक्सप्रेस के साथ क्या हो रहा है, इंडियन मीडिया यहाँ पे अपने सेट लगा के वहां पे, और फिर वो जो फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट हैं उनके कहने पे डॉलर की जनकार पे रक्स कुना होते हैं, धमाल डालते हैं, डांस शुरू करते हैं, उनको आप सेट पे बिठा भी लेते हैं और पाकिस्तान के हवाले से मजमूम एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये वो सारी चीजें हैं कि हमने सिर्फ जज्बाती अंदाज में नहीं, बकायमी होशो हवास से खमसा, ये मेरे दोनों दोस्त जानते हैं और आप भी जानते हैं, आपने सब ने इकरारनामे और वो मुख्तारनामे दिए होंगे। लिहाजा उस सारी चीजों में कि हम बकायमी होशो हवास से खमसा हैं, हम ये जानते हैं कि हमने दहशतगर्द पकड़ने किस तरह है, उनके जरिए अपने राज उगलवाने किस तरह है, और हमने माजी में भी बता दिया ये वो केस है कि हम तैयार कर रहे हैं। हाँ, रह गई बात कि किसी को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हमारे फील्ड मार्शल ने कह दिया, हमारे आर्मी चीफ ने कह दिया, हमारे वजीर आजम ने भी कह दिया कि हम दहशतगर्दी के आखिरी मौके तक अज़्म मुसम्मम के साथ चलते रहेंगे और हिंदुस्तान को यही गशी के दौरे पड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं एक जुमला आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें खुद भी, आवाम को भी, जो लोग ये सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, उन्हें कि मुहर्रम और रमज़ान महीना है, हमें दुश्मन की साजिशों को देखना भी चाहिए, चौकन्ना भी रहना चाहिए और किसी भी किस्म की साजिश में शरीके कार नहीं होना चाहिए, ना सोशल मीडिया के जरिए, ना मीडिया के जरिए, ना अपने अकाउंट्स के जरिए। और हमें पूरी हमारी क़यादत पूरी यकसू है और अभी तक वो दीवार आहनी बनी हुई है, बुनियानुन मरसूस है। लिहाजा अगर हिंदुस्तान फेज 2 चला सकता है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम बुनियानुन मरसूस पे खड़े हैं और हमें, मेरा ख्याल है, क़यामत तक इसी पे रहना चाहिए। बिल्कुल, पकड़े जाते हैं और इनको स्पेशल बता दिया है कि अब हम छोड़ेंगे नहीं उनको जो हमने पकड़े हुए हैं। कितने नालायक हैं, दहशतगर्दी करने आते हैं तो पकड़े जाते हैं, जहाज उड़ाने आते हैं तो पकड़े जाते हैं, छोड़ेंगे नहीं। और जासूसी करने आते हैं तो पकड़े जाते हैं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। कुलभूषण यादव, रजी दादा, मोदी बड़ा ढंगबाज निकला। ढंगबाजी करने के चक्कर में ना भारतीय अवाम का 5 अरब उड़ा दिया। ढंगबाज नहीं गया, रोंदी मार रहा है, रोंदू है बेसिकली। प्रमोशन हो गई है उसकी, चाय वाला से तमाशे वाला बन गया। क्या लेकिन तमाशा उसने पेश किया, रोंदी मारता। देखिए, पिछले दिनों पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी आईडीज के जरिए खास तौर पे और एक खास पार्टी से मुंसलिक आईडीज जो हैं उन पे से अमूमी तौर पे रोजाना हमें बताया जाता था कि अब वो पार्टी खास रही नहीं है। चलिए मखसूस कर,
मखसूस पार्टी के सोशल दम मीडिया भरती आईडी हुई, से हमें आखिरी बताया दम जाता भरती था हुई। कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो गया, भारत ने जनाब टेक्नोलॉजिकली ये कर लिया है, वो 80 मसनूई सियारे एक रॉकेट से फिजा में भेज रहा है। क्या बात है। यानी कि वो चाइना और अमेरिका की टक्कर का हो गया, रूस को भी पीछे छोड़ गया, ये हमें बताया क्या जाता। बात है। सही। वो आज पता चला कि वो भाई साहब ड्रामा है सी, फ्रॉड था, ड्रामा था, 2 नंबरी थी कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। रंगबाजी थी। रंगबाजी थी, रंगबाजी। टोटल रंगबाजी थी। यानी ठीक है, कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो इस तरह के नलायक होते हैं ना लोग, जो फिर बड़े ओहदों पर भी आ जाते हैं, माजी में हमने देखा और शायद अभी भी होता होगा कि एक नलायक तालिब इल्म होता है ना क्लास में, उसको पता होता है कि मैंने फेल हो जाना है, उसके अब्बू को भी पता होता है कि इसने फेल हो जाना है, वो नलायकी क्या करता है, कमरा इम्तिहान में अपनी जगह किसी और को बिठा देता है। हाँ। और ये मोदी साहब ने भी वैसे ही किया। कहा हम हवाई मिशन भेज रहे हैं, हाय 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 हाय, पूरी दुनिया में हम छा जाएंगे, ये उनका दावा था। अच्छा। और बीबीसी ने और कैटेगोरिकली कह दिया कि वो जो ग्रुप कैप्टन जो है शिकला, वो इसका जाती दोस्त है, 5 अरब रुपए इसको दिए गए हैं, जल्दी सी तस्वीर लगा के। ना इंडिया का इस खलाई मिशन में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, ना कोई साइंस इस्तेमाल हुई, मतलब किराए दे बंदे लेके नहीं बंदा पेपर पास तो कर मुझे ये बताएं, तो क्या भारतीय जो आवाम है वो भी इतनी बेवकूफ है कि हर बार जो है वो गोदी मीडिया पे यकीन कर लेती है? सर वो क्या करें, मासूम लोग हैं। ये मुझे ना अपने ये कौन बचपन का वाकया याद आ गया। बड़ी क्या पुरानी करें? बात, वालिद आपका सा- बचपन बहुत हाँ, पुरानी वालिद बात साहब होगी। के ना दफ्तर में उनकी पजीराई की एक तकरीब थी, जिसमें उनको गले में हार डाला गया। वो हार जो मतलब कि वो सुनहरा हार नहीं होता पुराने जमाने में, पुराने जमाने में जिसके तिल्ले वाला। नोट भी लगे होते नोट भी थे, लगे है होते ना? थे। वो हार डाला गया। अच्छा, वो वालिद साहब घर ले आए और उन्होंने घर उसको एक जगह के ऊपर टांग दिया। अब ये, अच्छा ये स्कूल जाने से पहले की बात है। अब मैंने वो हार ना जब भी मौका मिलना गले में डाल के कहना कि मेरी शादी करें। ठीक है, एमू थी जेड़ा जे ना, ये एग्जैक्टली वही है, मेरी शादी करे। ठीक है, और 3-4 साल मैं की जीत 3-4 साल की उम्र होगी, ये वैसे ही कर रहा है कि मैं जीत गया। लेकिन इससे हटके ये जो इस वक्त मैं आपसे एक और बात करूँ, ये चौथे के दिन हमें बताया जाता है ना कि टेक्नोलॉजिकली इंडियन बहुत आगे चले गए हैं, बड़े माहिरीन होते हैं, और मैं पूरी आप- दुनिया के आलमी इदारों में छाए हुए हैं। हाँ, छाए हुए हैं। इतने यार, उससे छाए हुए ज्यादा हैं तो कि हमारे ये भी हैं। हर बार मैं पकड़े अर्ज जाते कर रहा हैं। हूँ, एक तो बात यह है कि ये साजिश के जरिए महकमों को कैप्चर करते हैं। वो जो वहाँ पे एक बंदा जो है, जो उन्होंने अपॉइंट किया है, ट्रंप साहब ने आते ही सिक्योरिटी का बंदा जो अपॉइंट किया, उस पर सारे लान तान कर रहे हैं और उसे मैनिएक लिख रहे हैं, जुनूनी कातिल लिख रहे हैं। लेकिन आ गया, इधर वापस आ जाए। देखिए, इस वक्त ये जो हमने सारा कुछ किया है और अपना हमें कहा जाता कि वो जनाब आगे गुजर गए। सर 1962 में बना हुआ और 1968 में खरीदा गया मिराज 3 और मिराज 5 आज भी पाक एयरफोर्स का हिस्सा है। क्या बात, ठीक है, ऐसे। और उसके बरक्स से Yeah. 1982 के अंदर इन्होंने तेजाज का प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज भी तेजाज का कोई स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स नहीं उड़ाती। हमने 1992 के अंदर शुरू किया था ये जो थंडर का प्रोजेक्ट, थंडर। और इस वक्त कम से कम भी 175 थंडर के तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी हमने बुना दी है और जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने इंडिया को 2 दफा फेंट लगा के हाय हाय दिखाया, हाय हाय। एक दफा 2019 में, एक 2025 के अंदर 2 दफा फेंट इंडिया को लगा के दिखा दी है। दुनिया वो टेक्नोलॉजी ढूंढती फिर रही है कि यार इस हाय सामने रजी दिखा दादा, दे, वो इतने सामने ज़हीन दिखा होते, दे। छोड़े ठीक इतने है? ज़हीन और होते ये हैं। जनाब दुनिया की टेक्नोलॉजी पे अपनी तरफ से छाए हुए हैं, सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वजह से और गोदी मीडिया की वजह और वो भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री वो है। मुझे भी एक दफा ना इंडिया जाने के इत्तेफाक हो। हाय हाय हाय, शुमाइला चौधरी, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ हम इलेक्शन कवर करने के लिए ना इंडिया में गए। अच्छा, जैसे ही हम गए, यहाँ से हम लाहौर से दिल्ली की प्रवास थी डायरेक्ट,
उसके उतरे, हम बड़ा सोच रहे थे कि हम दिल्ली उतरे हैं एयरपोर्ट पे, आय हाय हाय हाय, यूं जो फिल्मों में हमने दिल्ली देखा हुआ था, हिंदुस्तान देखा हुआ था, क्या चमक दमक, साहब लीमू और जब वहां नारियल पे पहुंचे तो कख भी नहीं था, गुर्बत इतनी। राफेल खरीद लेते हैं और उसको चलाने के लिए पायलटों पे डिपेंड नहीं करते, लीमू और नारियल पे करते हैं। और इनकी जहानत की तो क्या बात करें, गाय का दूध नहीं पीते, आए हाय जो वो पीते हैं। गोली मारे आगे चले। फैरी साहब, भारतीय मीडिया क्यों मोदी की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है? देखें, वो तसल्लुत है, वहां पे जबर है, वहां पे आपने देखा नहीं कि जो सच बात बोलता है, हिंदुत्वा वाले और जज्बाती लोग जो हैं, जो अपने ही दलित को मुख्तलिफ स्टेजेस पे ले आए हैं कि महादलित, मीडियम दलित और लोअर दलित, उन लोगों का क्या कहना है? एक पहली बात तो ये, अभी रजी साहब बात कर रहे थे वालिद मोहतरम की और हार की, तो यार इन्होंने तो उनका हार देख के खुद अपनी शादी की बात की, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद को, उन्होंने शायद ऐसा ही हार देख के अपनी दूसरी शादी भी कर ली थी। लिहाजा ये जो हार है ना, और बड़े कीमती हार पैसों वाले, मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ। बताएं प्रोग्राम में जो सवाल पूछा उस पे बात करें। जेन्युइन बातें बताता हूँ कि ये भी तो जेन्युइन चीजें हैं, मैं बड़ा हंसने के लिए बात कर रहा हूँ और घर की बात इसलिए कर दी है कि ये भी जिंदगी में मौजूद है। लेकिन वहां पे जो सोने और चांदी और हार और वेस्टकोट पहन के नरेंद्र मोदी डिफरेंट ममालिक में फिरता रहा और सोने की तारों की वास्कटों की पूरी दुनिया में मशहूरी करता रहा, वो उसने ये आवाम को बता दिया कि हम 2 नंबर लोग हैं, हम अपने आप को बहुत आला साबित करते हैं। हमने अगर खलाई शटल पे किसी को बिठा दिया है, वो शिकला है या शुक्ला है, और किस लिए बिठा दिया, ये सारी बातें। और आपका जो सवाल है वो इंडियन मीडिया, मेरा ख्याल है कि वो गटर मीडिया है, उसमें चंद अच्छे लोग जरूर मौजूद हैं जिन्होंने इनके चेहरे भी दिखाए हैं पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया को, लेकिन वहां पे उनके दिमागों को भी वो जो बुस भरा हुआ है और वो जो पाकिस्तान की दुश्मनी है और वो जो अपनी सबसे ज्यादा अपने आप को बड़ा पहलवान और थानेदार समझना है, वो मेरा ख्याल है निकल गया है सब कुछ और सारा कुछ खत्म हो चुका है और पूरी दुनिया को पता चल चुका है। आप पूरे नए डिजाइन देख लीजिए, पूरी नई चीजें देख लीजिए, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके चाइना तक देख लीजिए, रशिया तक देख लीजिए, और खुद इस्राएली वजीर आजम के मुंह पे जो लानते हैं उनको भी देख लीजिए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को देख लीजिए। हम सारी चीजों पे नजर रखने वाले लोग हैं। लिहाजा इसमें पाकिस्तान ने जो अपना नाम कमाया, और हिंदुस्तानी मीडिया की वजह से या नरेंद्र मोदी की वजह से हिंदुस्तानी मीडिया की जो दुर्गत बन रही है, वो भी इस वक्त जो हमारे वो लोग हैं जो मीडिया को समझते हैं, मीडिया डॉक्टरेट किए हुए हैं, मीडिया स्कॉलर्स हैं, वो भी इस चीज को मान रहे हैं और पूरी दुनिया में मान रहे हैं। और मैं फिर ये दोहराऊंगा अल्फाज कि आइंदा आने वाली सदी नहीं, क़यामत तक हिंदुस्तानी मीडिया, उसके झूठ, उसके लग़व, उसका कज़्ब, उसका प्रोपेगेंडा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ये स्याह चेहरा है, ये पढ़ाया जाता रहेगा और ये सारी बातें शामिल हो जाएंगी। और अब ये जो आज बात हो रही है खलाई मिशन के हवाले से, इसको भी पढ़ाया जाएगा कि ये 2 नंबर कितने हैं और हम पाकिस्तानी 2 नंबर किस तो कदर इतने काबिल हैं हैं। कि समंदरी में समंदर निकाल लिया था पाकिस्तान में। कराची लेकिन मैं फतह आपको कर अर्ज लिया करूं, था, दो बातें। आंख खुली सुबह तो माफिया मांगते फिर रहे थे। 2 बातें सुन रहे। एक तो ये कि मोदी साहब जो हैं वो दुनिया के 178 दौरे कर चुके हैं। अच्छा। और जो दौरों पे जाते हैं, दौरे नहीं पड़े इनको। दौरे पे हुए नहीं उन्होंने, तो ही 178 वरी गए। अच्छा, और 168 या इतने के ममालिक हैं जिनके उन्होंने इतने दौरे किए, और जब वो दौरे पे जाते हैं तो उन्होंने सोने की तारों वाला वो सलूका पहना होता है, ठीक है ना। हाँ, वो वैसे तो मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान को सिफारती महाज पे जो कामयाबी मिली उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन नहीं, मैं पहले इसको मुकम्मल कर लूं। इसी को मुकम्मल करें जी। टाइम है ना हमारे पास? नो। अच्छा, इसलिए नो। तो उनकी जो डिप्लोमेसी है वो 2 लाइनों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो उन्होंने हर मिलने वाले शख्स से कहका मार के मिलना होता है, हा 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 हा, और दूसरा उसको जफ्फी डालनी होती है। वो जो जफ्फी टेक्नोलॉजी है ना, ये जो जफ्फियां डालते फिर रहे हैं, इसको वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन मीट माय फ्रेंड,
क्योंकि हमारा एक फिक्रा पहले बड़ा मजबूत हो गया ना, इसी प्रोग्राम में हमने बोला था राफेल होता तो फिर हम देखता। वैसे तो वो फिर हमने जफ्तियां राफेल दादा, दिखा दिया। मैं लास्ट में ये बात कर दूं, वो जफ्तियां इसलिए डाल रहे होते हैं, वो जिससे मिलते हैं ना उनको लगता है यार ये माजी में कहीं मेरा क्लाइंट तो नहीं रहा, चाय पीने तो नहीं आया था मेरे ढाबे पर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।